नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 7 फरवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। भारत सरकार की योजना जो 25-26 की आई है, इसमें कई सारे टॉपिक आए हैं निकल करके। इसको डे बाय डे मैं आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवा रहा हूँ। एक चीज़ और मैं पहले शुरुआत में दिखा देता हूँ, उसके पश्चात वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वो क्या है, वो जिनका मेंस एग्जामिनेशन था उनका 2-3 दिन से टारगेट छूट गया था। आज उनका मैं टारगेट दे देता हूं और इसी पर आधारित सवाल अगले 1-2 दिनों में हम लोग पूरा कर लेंगे। ओके, देखिए आज का टारगेट क्या है आप लोगों का। पहले GS2 पेपर को हम लोग कर रहे हैं, GS2 पेपर को कर रहे हैं। चिंता मत कीजिएगा, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले मैक्सिमम टॉपिक को मैं पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को। बस थोड़े दिनों की बात है ये, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए क्या है, आज का मेंस का टारगेट आपका 3 दिनों का है ये। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि 6ठा नंबर टॉपिक और 7वां नंबर टॉपिक, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जहाँ से श्योर होते हैं आप, गारंटेड होता है कि एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक से गारंटेड है कि सवाल आएगा ही आएगा। 6 नंबर टॉपिक जो है वो और 7 नंबर टॉपिक जो है वो। 6 नंबर मैंने ऑलरेडी दिया था और संघवाद से रिलेटेड और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, और भी मैं करवाऊंगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे केवल तब करवाऊंगा मैं। आज का टॉपिक है आप लोगों का राष्ट्रपति राज्यपाल। राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राज्यपाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, 2-4 चीज़ें अलग रहती हैं। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित मुद्दे, राज्यपाल मुख्यमंत्री संबंध, और यहाँ पर एक और टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिलेशन। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशन जो है संवैधानिक रिलेशन। ये पिछले वर्ष 2023-24 ईस्वी में 69 बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में मौजूद संवैधानिक संबंधों की जांच कीजिए। इसी प्रकार का सवाल था, एक सवाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको भी पढ़ के जाइएगा, सही रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, ये टॉपिक पढ़िएगा, 3 दिनों में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राज्यपाल हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएगा आपका। उसके बाद तो केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ना है, राज्यपाल की नियुक्ति और विवाद जो होता है राज्यपाल संबंधी उसको पढ़ना है। कौन से विवाद होते हैं राज्यपाल संबंधी, तो जरा आज का हेडलाइन देखिए क्या। देखिए यहाँ पर ये द हिंदू आज मैंने उठाया हुआ है, द हिंदू है ये। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को बोला है कि आपने 12 बिल को अभी तक पेंडिंग करके रखा हुआ है 3 वर्षों से, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किससे, तो RN रवि हैं, जो कहाँ के हैं, तो ये हैं गवर्नर तमिलनाडु के। और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा विवाद होता है सरकार और गवर्नर के बीच में। तो गवर्नर को लेकर जो विवाद होते हैं वो करंट अफेयर में आपके इशू जोड़कर पूछे जाते हैं मेंस परीक्षा में। मेंस की मुख्य परीक्षा जो है लिखित जो होती है उसमें आपसे ये पूछा जाता है। और कौन सा एक विवाद है, ये संघवाद से जोड़ सकते हैं इसको। आप कहाँ से जोड़ सकते हैं, संघवाद से जोड़ सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध से जोड़कर इसको पढ़ सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड हो गया, ये क्या हो गया, केंद्र राज्य संबंधों में चुनौती के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, चुनौती के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। एक और टॉपिक है आज केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड ही, जिसमें कई सारे राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा ने भी उस राज्य के गुटों को ज्वाइन कर लिया है जो भारत सरकार से 50% मांग रही है टैक्सेशन का, कि टैक्स जितना आप वसूली करते हो उसका 50% राज्य को दो। यानी कि वित्त का बंटवारा, ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, वित्त का बंटवारा, आवाज़ मेरी ख़राब हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वित्त का बंटवारा जो है ये किस चीज़ का है, तो ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन में आ जाता है, सेंटर स्टेट रिलेशन में आ जाता है। और ये इशू है, ये इशू है, कई बार GST के बाद ये इशू बढ़ा है क्योंकि राज्यों की वित्तीय क्षमता तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हुई है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। हालांकि GST का कलेक्शन तो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन राज्यों की निर्भरता केंद्र सरकार पर बढ़ गई है। भारतीय संघ को जब इमेजिन किया गया, तो संविधान बनाने वाले लोगों ने जानबूझकर राज्यों को वित्त के रूप, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से सेंटर पर निर्भरता बढ़ाया। सेंटर को अधिक शक्तियां इसलिए दी क्योंकि संघ को मजबूत रखना, संघ को जोड़कर रखना शुरुआत में भारत के लिए एक चैलेंज था। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्य है, इसलिए मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की गई थी। अगला जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि
भारत सरकार ने बोला है, आपको पता होगा कि अमेरिका से 200 भारतीयों को पैर में जंजीर बांधकर हाथ में हथकड़ी लगा करके भेजा गया है। महिलाओं को और पुरुषों को भारत भेजा गया है, अमेरिका के सैन्य विमान से भेजा गया है। ये तो पहली बार नहीं है। हमारे जो सो कॉल्ड रील वाले विदेश मंत्री महोदय हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा ही अनफेमस सा चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि रील की दुनिया में इतने लोग उलझे पड़े हैं ना, उनको लगता है कि हमारे वर्तमान के जो विदेश मंत्री हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे विदेश मंत्री हैं। लेकिन फैक्ट कुछ और है गुरु। मुझे भी अच्छे लगते हैं वो, मैं भी जानता हूँ शानदार डिप्लोमेट हैं, लेकिन काम के स्तर पर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। 2-4 चीज़ें ही बस दिखेंगी, रीलबाजी ज़्यादा दिखेगा, हकीकत में कुछ नहीं दिखेगा। वो कल बोल रहे थे सदन में कि इससे पहले भी डिपोर्ट किया गया है। बिल्कुल सही बोल रहे थे एस जयशंकर जी, मुझे भी अच्छे लगते हैं वो, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि इससे पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं, तो फिर अंतर क्या हो गया। मुझे भी पता है इससे पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन एटलीस्ट हाथ पैर बांध कर 40 घंटे तक वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। ये तो अमानवीय चीज़ हो जाता है ना। कोलंबिया और बाकी देशों ने भी तो रिएक्ट किया, उन्होंने बोला कि हम अपना विमान भेजेंगे अपने लोगों को लाने के लिए। तो ठीक है, फिर समझना चाहिए क्या है इसमें। सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, सवाल ये पूछा जाएगा कि इमिग्रेशन की समस्या जो है ये एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या है। सवाल सुनिएगा ध्यान से, लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपसे जो पूछा जाएगा कि इमिग्रेशन की या पलायन की समस्या जो है यह एक वैश्विक समस्या है, इसके पीछे निहित कारणों की जांच कीजिए, इसके पीछे निहित कारणों की जांच कीजिए और उसका उचित समाधान क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। आप लोगों को जिनका भी मेंस है, कृपया करके इस तरह के सवालों का भी प्रैक्टिस करें, जिसके लिए पढ़ने से ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ती है। क्या कारण हो सकता है, तो जब भी इस तरह की चीज़ों में कारण आता है तो क्या आ जाता है बंधुओं, एक आता है कारण। सवाल किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, इसका आ जाएगा कि नेचुरल कॉज क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, और दूसरा मैन मेड कारण क्या है। मैन मेड में वॉर हो गया, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, और भी कोई कारण हो सकता है मैन मेड। ये मैन मेड कारण है, जिसके कारण से जैसे क्या हो सकता है, गवर्नेंस का खराब स्थिति। यही कारण है कि भारत से बहुत ज़्यादा पलायन होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अच्छी जॉब के लिए, कि अमेरिका में अगर टैक्सी भी चलाएंगे तो जीवन का स्तर अच्छा होगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, अच्छी जगह पर रहेंगे। ये जो चीज़ें हैं, और इमिग्रेशन के प्रति जो प्रेम है, जो उसमें दिखावा दिखता है कि अमेरिका में जाते ही मर्सिडीज़ और BMW खरीद लेंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, ये कहीं न कहीं भी एक कारण बनता है। तो ये मैन मेड कारण है सारे। नेचुरल कारण में क्या हो सकता है, नेचुरल में हो सकता है सूखा एक कारण हो सकता है, बाढ़ एक कारण हो सकता है जिसको फ्लड कहा जाता है, फ्लड हो सकता है, और क्या हो सकता है, भूकंप एक कारण हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, कृषि का अनुत्पादक हो जाना एक कारण हो सकता है। सभी के उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन जो होते हैं, बाहर जो लोग चले जाते पलायन करके, वो क्यों जाते हैं, उसके पीछे के कारण हो गए। समाधान क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है कि सरकारी पहल, आप पहला बनाओगे हेडिंग सरकारी पहल, उसमें आप सरकार के कुछ कार्यक्रम हैं उसको लिख सकते हैं। आपके सुझाव, दूसरा हेडिंग बनाना होता है कि मेरे सुझाव क्या किए जा सकते हैं, और उसमें अपने सुझावों को लिख दीजिए। इस प्रकार से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये हॉट टॉपिक है, कृपया करके इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो सारे अपराधी नहीं है गुरु। 40-50 लाख रुपए खर्चा करके कोई देश क्यों छोड़ना चाह रहा है, कारण क्या है, कोई इस देश को छोड़कर क्यों जाना चाह रहा है, कारण क्या है, क्या उसको अच्छी जॉब नहीं मिली या अच्छा जीवन स्तर नहीं मिला। पढ़े लिखे IITian भी छोड़ रहे हैं, और परमजीत सिंह ढिल्लो, कोई होगा पंजाबी और गुजराती, वो भी छोड़ रहा है, जो उतना हाई एजुकेटेड भी नहीं है। क्यों छोड़ रहे हैं सब। पिछले कुछ वर्षों में 2 से 3 लाख भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। वाई, कोई तो कारण होगा। किसी को अपना घर और देश छोड़ते हुए अच्छा लगता है क्या, कोई तो कारण होगा, इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। हवाबाजी तो होती ही रहती है देश में। देखिए आज का मुख्य टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक जो है हम लोगों का, वो साइंस एंड टेक से संबंधित है। दूसरा टॉपिक भी साइंस एंड टेक से संबंधित है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। भारत सरकार के बजट 2025-26 में एक मिशन शुरू किया गया जिसको कहा गया है परमाणु
परमाणु ऊर्जा मिशन। क्या कहा गया बंधुओं? परमाणु ऊर्जा मिशन। क्या है ये? धुनिए सुनिएगा ज़रा ध्यान से। भारत और अमेरिका ने 2008 में सिविल यूज के लिए एटॉमिक डील किया था, लेकिन इसका कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाया है अभी तक भारत को। ठीक है, क्योंकि भारत में एटॉमिक जो पावर है जनरेशन या एटॉमिक चीज़ों को लेकर जो कुछ भी होगा वो केवल और केवल भारत सरकार ही करेगी। उसमें कोई भी निजी क्षेत्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपको क्लियर हुआ ये चीज़? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भारत सरकार को ऐसा लगता था कि परमाणु एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव होता है, इससे जुड़े हुए चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती है, तकनीक भी बहुत सेंसिटिव होती है, इससे प्राइवेट सेक्टर को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ये डायरेक्ट किसके तत्वाधान में काम करता है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत ही परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ये काम करता है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? भारत सरकार ने अपने पॉलिसी में चेंज किया है कि हम आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं एटॉमिक पावर जनरेशन के लिए। ध्यान से सुना आपने शब्दों को? तो ये क्रांतिकारी होगा। माना जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ क्रिटिसाइजर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के दबाव में अपने एटॉमिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने बोला है कि हमारी नीड है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। केंद्रीय बजट 25-26 परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया है। ये उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनकी बिजली क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 होती है। इसको कहा जाता है SMR। क्या कहा जाता है? आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा SMR क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इनकी क्षमता 300 मेगावाट तक की होती है। छोटे छोटे ये परमाणु रिएक्टर होते हैं, ये जगह जगह इंस्टॉल किए जा सकते हैं देश भर में, और इनके इंस्टॉलेशन के पश्चात से क्या होगा कि आप बहुत बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर पाएंगे। देखिए क्या है, SMR कहा जाता है इसको, और बिना कार्बन उत्सर्जन के बिजली का उत्पादन हो सकता है। भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के आकार का एक छोटा सा अंश होता है। मॉड्यूलर सिस्टम और घटकों को फैक्ट्री असेंबल करना, इंस्टॉलेशन के लिए इकाई के रूप में स्थान पर ले जाना संभव बनाता है। और रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन के ऊष्मा उत्पन्न करने के परमाणु विखंडन का उपयोग किया जाता है रिएक्टर में। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR। ओके। केंद्रीय बजट 25-26 भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण रणनीति के हिस्से के रूप में परमाणु ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और परमाणु ऊर्जा मिशन को लॉन्च किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। सोते हुए में भी कोई उठाकर पूछ ले परमाणु ऊर्जा मिशन क्या है, तो हमें इसके तहत में देश में अलग अलग जगहों पर SMR की मदद से, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की मदद से परमाणु ऊर्जा को उत्पादित करना है, बढ़ाना है। एटॉमिक एनर्जी क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है और फिर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी होती है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, जरा ध्यान से देखिएगा, 2047 जब सब बूढ़े हो चुके होंगे आप लोग और हम लोग, 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता का रूप है, जिसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने, भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कब का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। क्यों रखा है लक्ष्य? ताकि कोई शॉर्ट टर्म में सवाल न पूछ सके काम किया क्या आपने। जैसे 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना था, ठीक है। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का करना था, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? आगे बढ़ते हैं, 2047 पर ध्यान दीजिए। अभी परमाणु ऊर्जा मिशन के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन पर संसद द्वारा विचार किया जाएगा। सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। भारत लघु रिएक्टर BSR की स्थापना, BSR 220 मेगावाट विद्युत दाब युक्त भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर इसको कहा जाता है, जिसका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है, इसका भी उपयोग किया जाएगा। इस योजना में देखिए, यहीं पर आवाज आइए, निजी संस्थान भूमि शीतलन जल पूंजी उपलब्ध करवाएगी, जबकि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर डिजाइन, गुणवत्ता, आश्वासन, संचालन, रखरखाव का काम संभालेगी।
एक ही बार में सारा का सारा निजी हाथों में हम नहीं देने जा रहे हैं, हम उसको क्या करके डिवाइड करके निजी हाथों में हम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या देंगे कि भाई भूमि और कूलिंग के लिए वाटर और कैपिटल तुम दो, पैसा तुम उपलब्ध करवाओ, जबकि NPCIL जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ये डिजाइन करेगा, गुणवत्ता की जांच परख देखभाल सब NPCIL ही करेगी। भारत लघु मॉडल रिएक्टर का अनुसंधान और विकास किया गया है। SMR पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टर के लिए लचीला, स्केलेबल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए शैम्पू का एक बड़ा सा डब्बा आता है, सबसे आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। इस पर क्या लिखा रहता है, कोई भी लिखा रहता है, कोई अच्छा सा ले लीजिए जो बढ़िया होता हो, पैरेबल फ्री वाले, अल्कोहल फ्री वाले शैम्पू, है ना। ये महंगा पड़ता है, कॉस्टली होगा, और क्या होगा, मेन है सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि उपलब्धता भी इसकी क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। अब इन कंपनी वालों ने क्या किया, इनको पता चला कि भारतीय लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो तो है, लेकिन ये डब्बा सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2-2 रुपये का पाउच निकालना शुरू कर दिया। क्या किया, 2-2 रुपये का पाउच निकालना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, ये मास लेवल पर अब बिकेगा। सेम चीज़ है, यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी है, यहाँ पर क्वांटिटी छोटी है, ये सभी जगहों पर सुगम्य तरीके से उपलब्ध भी हो जाएगा। हर छोटे दुकान पर शैम्पू की पाउच लटकती हुई दिख जाएगी आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस दुकान पर शैम्पू का बड़ा सा डब्बा मिल जाए आपको। अब आपको अंतर समझ में आया बड़े परमाणु रिएक्टर और SMR में। SMR यही है 2 रुपये वाला शैम्पू का पाउच, जिसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है और उससे अपना काम भी चल जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में 2 रुपये वाले शैम्पू से भी आपका काम चल जाएगा। हालांकि वो अल्कोहल फ्री नहीं होते हैं, पैरेबल फ्री नहीं होते हैं, सल्फ़र होता है उनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। यानी कि SMR के साथ कुछ चुनौतियाँ तो होंगी, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगी हमें और आसानी से उपलब्धता हो जाएगा उनका, जिसके कारण से परमाणु ऊर्जा मिशन जो हमने लक्ष्य बनाया है 2047 तक, हमें भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करनी है देश के ग्रीन एनर्जी के लिए, तो उसमें ये मददगार हो जाएगा। ठीक है, अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर जिनकी बिजली क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 है, 1/3 है। ओके, सरकार ने इस पहल के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन परिचालन योग्य SMR बनाना है। कब तक, 2033 तक 5 SMR बना लेना है। बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बंद हो रहे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को फिर से चालू करके दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर रहा है, जिसकी मदद से क्या होगा, सभी जगहों पर बिजली पहुंचाया जा सकेगा। परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास शुरू किया गया है। DAE ने परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने के लिए योजना बनाई है, जिसमें हाइड्रोजन सह उत्पादन के लिए उच्च तापमान गैस स्थितित रिएक्टर, पिघले हुए नमक रिएक्टर भी शामिल हैं, और इन सभी का एक ही लक्ष्य रखा गया है 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8,000 मेगावाट से बढ़ा करके 22,000 मेगावाट तक हमें ले जाना है, और 2047 तक का तो लक्ष्य मैंने आपको ऊपर में बताया ही था। इस विस्तार में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, MP 8,000 मेगावाट के 10 रिएक्टरों का निर्माण और कमीशनिंग शामिल है। सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कोवड्डा में अमेरिका के सहयोग से 6 गुना 1208 मेगावाट यानी कि 1208 मेगावाट उत्पादित करने वाला 6 रिएक्टर संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत परमाणु ऊर्जा में हालिया प्रगति क्या हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये छोटे छोटे PT फैक्ट होते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो ज़रा न्यूज़ देख लीजिए, फिर हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। देखिए, यही वो न्यूज़ था जहाँ से मैंने एटॉमिक रिएक्टर वाला मिशन पढ़ाया भी आपको। परमाणु ऊर्जा मिशन जो है ये यहीं से पर, न्यूक्लियर एनर्जी विल ग्रो विथ प्राइवेट सेक्टर एंट्री जस्ट लाइक स्पेस डिड। इन्होंने बोला कि जिस तरह से भारत ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार से जब हम एनर्जी में, परमाणु एनर्जी में प्राइवेट कंपनियों को मौका दे रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी थोड़ा सा और ग्रो करेगा।
जब 1991 में थोड़ा सा किस्सा सुनेंगे ना तो आप रिलेट कर पाएंगे। जब 1991 ईस्वी में हमने क्या किया, उदारीकरण का दौर शुरू किया ना, तो उस समय कुछ क्षेत्रों को हमने अपने पास में रखा हुआ था भारत सरकार ने। हमने का मतलब भारत सरकार ने, जैसे एटॉमिक, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन भी शुरुआत में था, बाद में उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। रेलवे और डिफेंस, ये सब क्या था बंधुओं, ये सारे के सारे वो सेक्टर थे, जैसे रक्षा हो गया, एटॉमिक सेक्टर हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया और रेलवे हो गया। ये ऐसे सेक्टर थे जो भारत सरकार ने प्राइवेटाइज नहीं किए थे, प्राइवेटाइज नहीं किया था। इनको धीरे धीरे करके, जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, रेलवे का काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राइवेटाइजेशन किया गया, बहुत सारे काम अब प्राइवेट चीज़ें भी करती हैं रेलवे में। स्पेस में भी देश में अलग अलग छोटे छोटे स्पेस आधारित स्टार्टअप बनने शुरू हो गए हैं, इसरो का अलावा भी। जिससे इसरो क्या हो, इसरो डीप स्पेस रिसर्च पर ध्यान दे सके और छोटे मोटे सैटेलाइट को पहुंचाने का काम जो है वो प्राइवेट कंपनियां कर ले। अब किसका हम शुरू कर रहे हैं, तो अब हम एटॉमिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन स्लोली करने जा रहे हैं, धीरे धीरे करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है आपका। ओके, अगला देखिए न्यूज़ क्या है। चंद्रयान 4 लॉन्च इन 2027। कब? 2027 में, जिसमें हम क्या करेंगे बंधुओं, इसमें हम चंद्रमा से सैंपल कलेक्शन करेंगे, चंद्रमा से सैंपल कलेक्शन करेंगे। और समुद्रयान इन 2026 टू एक्सप्लोर सीबेड। सीबेड क्या होते हैं, समुद्र के नीचे के चट्टानों की परतें होती हैं, जिसका एक्सप्लोर किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन बनाया हुआ है। क्या मिशन है, नाम है, आपसे साइंस एंड टेक में मेंस एग्जामिनेशन में और प्रीलियम एग्जाम में दोनों जगहों पर पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है समुद्रयान मिशन जो है ये क्या है और किससे संबंधित है और किस प्रकार से ये भारत के लिए महत्व रखता है। तो जरा हम लोग आज समुद्रयान मिशन को पढ़ेंगे बंधुओं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि समुद्रयान क्या है। जब चंद्रयान 4 होगा तो उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। फिलहाल समुद्रयान पढ़िए कि क्या है। और ये बजट में सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, इसलिए एक एक करके मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ध्यान से तैयार कीजिएगा बजट को। बजट एक दिन में तैयार करने से अच्छा होता है कि उसको पार्ट में डिवाइड करके, जैसे साइंस एंड टेक के 3-4 हो जाएंगे और सामाजिक सुधारों से संबंधित योजनाएं 3-4 हो जाएंगी। किसानों से संबंधित 2 योजनाएं मैं आपको करवा चुका हूं। अब एक दिन महिलाओं से संबंधित जो इशू है ना, उसको हम लोग कर लेंगे। ओके, देखिए क्या है ये समुद्रयान मिशन। हाल ही में केंद्रीय बजट ने समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए टिकाऊ तकनीक विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ भारत के डीप ओशियन मिशन को बढ़ावा दिया है। क्या नाम है मिशन का? डीप ओशियन मिशन नाम है। क्या नाम है? डीप ओशियन, गहरा समुद्र मिशन। क्या बोलते हैं इसको? गहरा समुद्र मिशन। क्यों मैं इतनी बार बोल रहा हूँ? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर, फिर एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। लिखना ज़रूरी होता है गुरु। बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग के लिए मैसेज करते हैं, अभी मत कीजिए, मैं 20 तारीख के बाद मैं कर दूंगा आप सभी को ऐड। अभी कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, आंसर जो चेक कर रहा हूँ वही बहुत हो रहा है। 20 तारीख के बाद मैं ऐड कर दूंगा आप सभी को, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ओके, अभी नया नहीं शुरू किया है, जब शुरू करूँगा तो इन्फॉर्म कर दूँगा। तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, मेंस देना है या नहीं देना है, उसका उत्तर लेखन जरूर किया कीजिए। अब सवाल कैसे बनाएंगे? हाल ही में भारत सरकार ने बजट में समुद्रयान मिशन के लिए कुछ पैसे आवंटित किए हैं। समुद्रयान मिशन क्या है, इसका भारत के लिए क्या महत्व है, बस इतना, या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है, बस इतना भी आप कर लेंगे तो भी आप उसमें उत्तर लेखन कर सकते हैं। देखिए क्या है ये, 2021 में लॉन्च किया गया था। पहला पीटी फैक्ट 2021 में गहरे समुद्र का पता लगाने वाला भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। यह डीप ओशियन मिशन के तहत गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए था। इसे ब्लू फ्रंटियर की हमारी समझ को बेहतर बनाया जा सके। यह मिशन गहरे समुद्र तल के मानचित्रण करने, 6000 मीटर गहराई वाली मानवयुक्त पनडुब्बी, 6000 मीटर गहराई में मानव को किसी पनडुब्बी में बिठाकर ले जाना बहुत मुश्किल काम है। ये आपके घर के बगल का तालाब नहीं है कि गोता लगा लिया। इतने नीचे में जब कोई मशीन जाती है ना, तो समुद्र के पानी में इतनी ताकत होती है कि उस मशीन को वो लड्डू बनाकर रख देगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारी भरकम सबमरीन को चारों तरफ से समुद्र की पानी दबाती है और दबा करके इम्प्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोड नहीं इम्प्लोड, ये चकनाचूर कर देगा इसको दबा के। याद है आपको एक जहाज़ जो पानी के भीतर गया था, उसमें ब्लास्ट हो गया था और वो उसको भी इम्प्लोड ही कहते हैं, तो वो दबा देता है ना। तो उसी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो अगर इस प्रकार का मशीन विकसित किया गया है ना 6000 मीटर की गहराई में जाने वाला, तो ये अपने आप ही साइंस एंड टेक में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। ओके,
इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में टिकाऊ जैव संसाधन उपयोग के लिए खनन प्रणाली विकसित करना, अपतटीय तापीय ऊर्जा संचालित विलवणीकरण संयंत्रों का डिजाइन करना। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। यह तकनीक राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की जा रही है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और वही इस पर काम कर रही है। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्यों कर रहे हैं हमें दरअसल में समुद्र के अंतर में ब्लू इकोनॉमी का नाम सुना है आपने। हमें समुद्र का कुछ एरिया मिला हुआ है जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों की खोजबीन करके उसको बाहर लेकर अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चूंकि दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान, जो इस तरह के मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। NIOT ने मत्स्य 6000, ये क्या है, तो ये वाहन है, ये वही वाहन है जो 6000 मीटर के नीचे तक जाएगा कि नामक एक 6000 मीटर गहराई वाला रिमोटली ऑपरेटेबल व्हीकल बनाया है। दूर से इसको बैठ के ऑपरेट किया जा सकता है। इस मिशन का उद्देश्य मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी में 6000 मीटर तक गहराई तक जाना है और इसमें क्या है तो काफ़ी देर तक ये रह सकता है। इससे पहले कुछ ही देशों ने इस प्रकार के काम किए हैं। जलवायु परिवर्तन का महासागर में दीर्घकालिक परिवर्तन उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करना, और मुख्य रूप से इस मिशन का क्या काम है, तो इसका यही है काम, समुद्र के अंदर में जा कर के हमें संसाधनों का पता लगाना है जिसका उपयोग हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार किया गया है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।